तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2015 में आई मूवी डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी को। इसकी IMDb रेटिंग है 7.7 आउट ऑफ 10 जो कि काफी कम है, क्योंकि मूवी जितनी अच्छी है उस हिसाब से लोगों ने रेटिंग्स बहुत कम दी हैं। मैं मूवी को एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे लाल कलर से लिखे सब्सक्राइब को दबाकर ग्रे कर दें। इससे आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे और आने वाली वीडियोस को देख पाएंगे। और जिन्होंने सब्सक्राइब करा हुआ है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग ऐसे ही चैनल से जुड़े रहिए, मैं आपके लिए वीडियोस लाता रहूंगा। शुरुआत में हमें 1942 का समय दिखाया जाता है, जहां कलकत्ता में ग्रीन गैंग के कुछ आदमी अफीम की तस्करी कर रहे होते हैं। तभी वहां पर कोई अनजान गैंग आकर उन पर हमला कर देती है और उस गैंग का बॉस ग्रीन गैंग के बॉस की आंखें बड़ी बेरहमी से फोड़ डालता है। अब ग्रीन गैंग का बॉस अपनी फूटी आंखें लेकर अपने बड़े बॉस के पास जाकर पूरी कहानी सुनाता है और बताता है कि जिस गैंग ने हम पर हमला किया था उसने हमारा सारा अफीम चुरा लिया है। उसका बॉस धमकाते हुए उसे किसी भी कीमत पर अफीम को वापस ढूंढ निकालने के लिए कह देता है। अब कहानी एक हफ्ते आगे शिफ्ट होती है, जहां हम अजीत कुमार बनर्जी नाम के आदमी को देखते हैं, जो कि डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी से मिलने के लिए आया होता है। वो उसे बताता है कि उसके पिता भुवन बनर्जी पिछले 2 महीने से लापता हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप उन्हें ढूंढ निकालें। ब्योमकेश कहता है कि तुम्हारे पिताजी के गायब होने की कई वजह हो सकती हैं। पहली तो ये कि हो सकता है कि वो किसी गलत चक्कर में पड़ गए हों और किसी ने मारकर उनको ठिकाने लगा दिया हो, या वो अभी भी किसी गलत चक्कर में फंसे पड़े हों, या ये भी हो सकता है कि उनका किसी औरत के साथ चक्कर चल रहा हो, इसीलिए वो वापस नहीं आए हो। औरत वाली बात सुनते ही अजीत उसे एक जोर का थप्पड़ जड़ देता है और गुस्से में वहाँ से निकल जाता है। ब्योमकेश बेवजह थप्पड़ खाने के बाद अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए जाता है, लेकिन उसे वहाँ पर थप्पड़ से भी ज्यादा जोर का झटका लगता है। उसकी प्रेमिका उसे अपनी शादी का कार्ड दिखाती है। तब ब्योमकेश को समझ आता है कि उसका पत्ता कट चुका है और जो अब तक उसकी थी वो अब किसी और की अर्धांगिनी होने वाली है। प्रेमिका के चले जाने के दुख में वो आराम से होटल में बैठकर सिगरेट पी रहा होता है कि तभी उसे फिर से अजीत दिख जाता है। तो उसके मन में उसके पिताजी के लापता होने का केस सॉल्व करने की चुलबुली मचने लग जाती है। अब ब्योमकेश उसके पास पहुंच जाता है और कहता है कि हमें ये पता करना होगा कि तुम्हारे पिताजी पैसे छोड़कर गए हैं या नहीं, जिससे कि पता चलेगा कि वो प्लान करके गए हैं या अचानक से लापता हुए हैं। अजीत उसे अपने घर लेकर आ जाता है और तब ब्योमकेश उसके पिताजी का बक्सा चेक करने लगता है। बक्सा चेक करने पर यह पता लगता है कि उसके पिताजी कुछ भी पैसे छोड़कर नहीं गए हैं और केमिस्ट्री के बहुत बड़े जानकार हैं और वो पान खाने के बहुत ही ज्यादा शौकीन हैं। वो पान का मसाला खुद से ही बनाते थे, लेकिन उनके पान का बक्सा गायब था। अजीत और उसके पिताजी की ज्यादा बातचीत नहीं होती थी, तो वो कहीं बोर्डिंग हाउस में रहते थे। ब्योमकेश कहता है कि तुम्हारे पिताजी के बारे में मुझे और पता करने के लिए बोर्डिंग हाउस जाना होगा, और अगर उनका पान का बक्सा मिल गया तो और भी राज खुल सकते हैं। अजीत उसे बोर्डिंग हाउस जाने की परमिशन दे देता है। तो अगले ही दिन ब्योमकेश वहां पर पहुंच जाता है। बोर्डिंग हाउस में एंट्री लेते ही उसकी मुलाकात डॉक्टर अनुकूल गुहा नाम के आदमी से होती है, जो कि उस घर का कर्ता धर्ता होता है। ब्योमकेश अपना असली नाम नहीं बताता और अपने बारे में सारी चीजें झूठ बताने लगता है, लेकिन डॉक्टर गुहा भी काफी शातिर दिमाग के निकल जाते हैं और वो उसके सारे झूठ पकड़ लेते हैं। तब ब्योमकेश उससे काफी इम्प्रेस हो जाता है और अपनी असली पहचान और काम बता देता है। अब रात में बोर्डिंग हाउस के सभी लोग खाना खाने के लिए बैठे होते हैं, जहाँ पर एक अश्विनी नाम का आदमी भी मौजूद होता है, जो कि भुवन बाबू का रूम पार्टनर था। फिर तभी वहाँ पर एक लड़का आता है जिसका नाम कनाई दाव होता है और वो भी वहीं पर रहता था और अफीम बेचने का काम करता था। ब्योमकेश कहता है कि मुझे लगता है कि किसी ने भुवन बाबू को मारकर कहीं पे छुपा दिया है और उनके पान का बक्सा भी गायब है। ये सुनते ही अश्विनी के गले का निवाला अटक जाता है और उसे खांसी आने लगती है, जिससे कि ब्योमकेश को फील हो जाता है कि जैसे अश्विनी को बहुत कुछ पता हो। अब खाना पीना हो जाने के बाद ब्योमकेश अश्विनी बाबू से मिलने के लिए जाता है। तो अश्विनी बाबू काफी घबराए हुए लग रहे होते हैं और बार बार अपनी अलमारी की तरफ ही देख रहे होते हैं। ब्योमकेश को शक हो जाता है कि अलमारी में कुछ तो रखा हुआ है, तो वो उसे देखने के लिए जाता है। तो वहाँ उसे भुवन बाबू के पान का बक्सा मिलता है, जो कि अश्विनी बाबू ने चुरा कर रख लिया था। ब्योमकेश पान के बक्से को अच्छे से चेक करता है तो उसे पता चलता है कि भुवन बाबू का खून हो गया है। अब वो सभी को बताता है कि भुवन बाबू पैसे और सामान छोड़कर गए थे। इसका मतलब वो जिस दिन बाहर निकले वो वापस भी आने वाले थे, लेकिन वो नहीं आए। इसका मतलब किसी ने उनका खून कर दिया है। अब वहाँ पर अजीत भी आ जाता है। तो ब्योमकेश बताता है कि वो एक केमिस्ट थे, तो हो सकता है कि वो किसी
किसी केमिकल फैक्ट्री में काम करते थे और हमें अब भी उनकी लाश मिल सकती है। अजीत उसकी बात नहीं सुन रहा होता क्योंकि ब्योमकेश तो उसके पिताजी को नहीं बल्कि उनकी लाश को ढूंढने की बात कर रहा था। अब ब्योमकेश किसी तरह उस केमिकल फैक्ट्री के पास पहुंच जाता है जहां पर भुवन बाबू काम करते थे, लेकिन वो फैक्ट्री काफी टाइम से बंद पड़ी हुई थी। तभी वो देखता है कि वहीं पर एक औरत भी मौजूद होती है जो कि नदी किनारे नहाकर अपनी सुंदरता निखारने आई होती है, जिसका नाम अंगूरी देवी होता है और वो पेशे से एक्ट्रेस होती है। ब्योमकेश उससे फैक्ट्री के मालिक के बारे में पूछता है तो वो बताती है कि ये फैक्ट्री गजानन सिकदार बाबू की है और वो मेरे पति हैं। ब्योमकेश अब उससे भुवन बनर्जी के बारे में पूछता है तो वो थोड़ा घबरा जाती है और अपना पर्स छुपाने लगती है, जिससे कि एहसास होता है कि वो पर्स में कुछ तो छुपा रही है। अंगूरी देवी अब अपने शूटिंग में बिजी हो जाती है तो ब्योमकेश चुपके से उसका पर्स देखने लग जाता है, जिसमें से उसे कई सारे लेटर्स मिलते हैं। वो लेटर्स को लेकर डॉक्टर गुहा के पास पहुंच जाता है क्योंकि उसे लगता था कि उसके जैसे ही वो भी काफी दिमाग वाले हैं, इसीलिए उसको केस में हेल्प मिल जाएगी। वो लेटर कोई नॉर्मल लेटर नहीं थे बल्कि धमकी भरे लेटर थे जो कि गजानन बाबू को डराने के लिए भेजे गए थे। उन लेटर्स को लिखा नहीं गया था बल्कि न्यूज़पेपर से अल्फाबेट काट काट कर सेंटेंस बनाए गए थे और वो इंग्लिश में लिखा गया था। ब्योमकेश को पता चलता है कि भुवन बाबू ही इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते थे। तब उसे समझ आता है कि भुवन बाबू ही गजानन को धमकी भरे लेटर्स भेज रहे थे और 29 नवंबर की रात जब वो फैक्ट्री में गजानन से मिलने गए थे तब उसके बाद से वापस नहीं आए। इसका मतलब फैक्ट्री में ही कुछ हुआ है और गजानन सिकदार से मिलकर ही कुछ पता चल पाएगा। अब अगली सुबह ब्योमकेश गजानन के घर पहुंच जाता है और चुपके से घर के अंदर घुसकर गजानन और उसके भांजे सुकुमार की बातों को सुनने लगता है। सुकुमार अपनी ही एक पॉलिटिकल पार्टी बनाना चाह रहा था और इसी के चलते गजानन और उसके बीच में झगड़ा चल रहा था। तभी वहां पर सुकुमार की बहन सत्यवती आ जाती है और ब्योमकेश से सवाल जवाब करने लग जाती है। इतने में ही गजानन बाहर आ जाता है तो ब्योमकेश उससे भुवन बाबू के बारे में पूछने लगता है और उसको मार डालने का इल्जाम लगाने लगता है। गजानन सिकदार उसकी बातें सुनकर उसका कोई भी जवाब नहीं देता बल्कि उसे तुरंत धक्के मारकर घर से बाहर निकलवा देता है। अब ब्योमकेश अंगूरी देवी के पास पहुंच जाता है और उनसे पूछता है कि मैंने जब भुवन बाबू के बारे में पूछा था तब आप इतना डर क्यों गई थी। अंगूरी देवी बताती है कि कुछ हफ्ते पहले गजानन से यहाँ कोई मिलने आया था। गजानन ने अपना रूम बंद करके उससे बातें करी थी और जब वो आदमी बाहर निकला तो पता चला कि वो भुवन बाबू ही थे। ब्योमकेश उससे पूछता है कि गजानन भुवन बनर्जी से फैक्ट्री में मिलने गए थे या नहीं, तो अंगूरी देवी उसका कोई भी जवाब नहीं देती बल्कि उसके शरीर में अपना कोमल हाथ फेरने लग जाती हैं जैसे कि उसे रिझा रही हो। ब्योमकेश समझ गया था कि अंगूरी देवी कुछ तो छुपा रही हैं और सब कुछ फैक्ट्री से ही जुड़ा हुआ है, इसलिए वो डॉक्टर गुहा के साथ फैक्ट्री के पास पहुंच जाता है और वहां का ताला तोड़ने लगता है। वो दोनों ही अंदर घुसते हैं तो उन्हें बहुत भयानक सी बदबू आने लगती है और थोड़ी बहुत तहकीकात करने के बाद उन्हें भुवन बाबू मिल ही जाते हैं, लेकिन जिंदा नहीं बल्कि मरे हुए। अब इस सीन के बाद ब्योमकेश लेटे हुए सोच रहा होता है कि भुवन बाबू को गजानन ने ही मारा है या फिर कोई और राज है। तभी वहां पर अश्वनी आता है और पान का बक्सा मांगता है क्योंकि जो मसाला भुवन बाबू पान में डालते थे वो बहुत ही ज्यादा टेस्टी होता था, इसीलिए उसे वही मसाले वाला पान खाना था। अब अगली सुबह बोर्डिंग हाउस में सभी लोग खुश होते हैं क्योंकि ब्योमकेश की फोटो न्यूज़पेपर में छपी होती है। ब्योमकेश तभी नोटिस करता है कि जो अल्फाबेट भुवन बाबू ने लेटर में चिपकाए थे वो न्यूज़पेपर तो सुबह आता था, लेकिन अब उसे पता चलता है कि न्यूज़पेपर 8:30 बजे से पहले तो आता ही नहीं है। अब उसका दिमाग टनकता है और सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है जहां पर सत्यवती और गजानन पहले से ही मौजूद थे क्योंकि उनकी ही फैक्ट्री में डेड बॉडी मिली थी। ब्योमकेश पुलिस ऑफिसर को बताता है कि गजानन को फंसाया जा रहा है और जो धमकी भरे लेटर्स मिले थे वो सब फेक हैं। पुलिस ऑफिसर उसकी सारी बातों को सुनकर गजानन को छोड़ देता है, लेकिन ब्योमकेश के ऊपर ही शक करने लग जाता है क्योंकि वो कोई सरकारी जासूस नहीं था, लेकिन उससे थोड़ी बहुत पूछताछ करने के बाद उसे भी छोड़ देता है। अब ब्योमकेश गजानन से बात करने के लिए फिर से उसके घर जाता है, लेकिन तभी उसके सामने अंगूरी देवी आ जाती है और उसे एक कमरे में घसीट के लेकर चली जाती है। ब्योमकेश उससे पूछता है कि आपको चिट्ठी कब मिली, तो अंगूरी देवी फिर से उसके शरीर में अपने कोमल हाथ फेरने लग जाती है और बताती है कि जिस दिन हम पहली बार मिले थे उस दिन की सुबह ही मुझे चिट्ठियां मिली थी। अंगूरी देवी अब उसके और भी ज्यादा करीब आने लग जाती हैं और उसके होठों का टेस्ट लेने लग जाती हैं, लेकिन ब्योमकेश शक्ति दिखाते हुए होठों से होठ नहीं मिलाता। तब अंगूरी देवी को समझ आ जाता है कि ब्योमकेश बहुत सख्त लड़का है और उसका सख्त कर पाना बहुत मुश्किल है, तो वो फिर रुक जाती हैं। अब ब्योमकेश गजानन के पास जाता है और भुवन बाबू से रिलेटेड सवाल करने लगता है। गजानन बाबू सूप पी रहे होते हैं और 2-4 चम्मच पीते ही अचानक से उनको दौरा पड़ने लग जाता है और उनकी तुरंत ही मौके पर मौत हो जाती है।
अब वहाँ पर पुलिस आकर तहकीकात करने लग जाती है तो उन्हें पता चलता है कि सूप में जहर था और जहर की बोतल सत्यवती के भाई सुकुमार के कमरे से मिलती है तो सारा शक उसके ऊपर ही चला जाता है कि उसने ही गजानन को मार डाला है। हालांकि ब्योमकेश और सत्यवती को यकीन था कि सुकुमार ने गजानन को नहीं मारा है, पर उस टाइम पर वो वहाँ से गायब था, इसीलिए कुछ भी क्लियर नहीं हो पा रहा था। ब्योमकेश बोर्डिंग हाउस वापस आ जाता है तो वहाँ का नौकर उसे एक चिट्ठी देता है और बताता है कि डॉक्टर अनुकूल गुहा कहीं पर गए हैं और बसंत पंचमी के बाद ही लौटेंगे और ये चिट्ठी आपके लिए देकर गए हैं। ब्योमकेश जब उस चिट्ठी को खोलता है तो उसमें से एक मोहर निकलती है। ब्योमकेश का दिमाग फिर से टनकता है और उसे समझ आता है कि जो मोहर धमकी भरे चिट्ठियों में लगी थी वो तो कोई भी लगा सकता था और वही मोहर इस लेटर में मिली थी। उसे सारी बातें समझ आ जाती हैं कि डॉक्टर गुहा ने ही वो चिट्ठियां लिखी थी और भुवन बाबू को फंसाने के लिए वो चिट्ठियां अंगूरी देवी तक पहुंचाई थी, लेकिन वो किसी को कुछ भी नहीं बताता और सीधा अपने रूम में जाकर खुद को बंद कर लेता है। कुछ टाइम बाद उससे मिलने के लिए सत्यवती उसके पास आती है क्योंकि वो चाहती थी कि ब्योमकेश इस केस को सॉल्व करे और जो खून का इल्जाम उसके भाई पर लगा है वो हट जाए। सत्यवती बताती है कि कुछ टाइम से ही सुकुमार और गजानन के बीच झगड़ा चलने लगा था, जिसके चलते मेरे भाई ने अपनी खुद की ही पॉलिटिकल पार्टी बनाने का सोच लिया। सुकुमार किसी के कहने पर ही सारा काम कर रहा था, लेकिन वो कौन था ये किसी को भी नहीं पता था। भुवन बनर्जी गजानन के साथ ही काम कर रहा था और उन्होंने ही फैक्ट्री में मशीन लगवाई थी। आखिरी बार सुकुमार को मैंने तब देखा था जब आप गजानन से मिलने के लिए आए थे, तभी सुकुमार वहाँ से चला गया था। अब सभी लोग जाकर उस टैक्सी ड्राइवर से मिलते हैं जिसमें सुकुमार कहीं गया था। तब पता चलता है कि सुकुमार किसी डेंटिस्ट से मिलने के लिए आया था और फिर वहाँ से एक काली गाड़ी में चला गया था। अब अजीत और ब्योमकेश डेंटिस्ट के यहाँ जाते हैं, लेकिन वहाँ उन्हें डॉक्टर नहीं मिलता। तब वहाँ बैठी एक औरत बताती है कि डॉक्टर साहब मंदिर गए हैं तो आने में थोड़ा टाइम लगेगा। अब वो दोनों भी उसी मंदिर पहुँच जाते हैं जहाँ डॉक्टर गया हुआ था तो उनकी मुलाकात एक जापानी आदमी से होती है जो कि मार्शल आर्ट सिखाता था। वो दोनों उससे बातें उगलवाने की कोशिश कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एक लड़का आ जाता है जो कि उन दोनों को पहचानता था और फिर उनका सारा काम खराब हो जाता है। वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन वो लड़का उनका लगातार पीछा कर रहा होता है। वो दोनों एक थिएटर जाते हैं और अपना गेटअप चेंज करके बाहर निकलते हैं, जिससे कि वो लड़का उन्हें बिल्कुल भी पहचान नहीं पाता। अब तक लड़का उनका पीछा कर रहा था, लेकिन अब वो दोनों उसका पीछा करने लग जाते हैं ताकि कुछ और बातें पता चल सकें। वो लड़का उसी डेंटिस्ट के यहाँ जाता है जहाँ वो दोनों पूछताछ करने गए थे। वो दोनों बाहर ही उसका इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन वहाँ से लड़का नहीं आता, बल्कि कोई काले कपड़े में इंसान निकलता है और काली गाड़ी से भाग जाता है। अब दोनों दौड़कर ऊपर जाते हैं तो देखते हैं कि वो लड़का और औरत दोनों ही मरे पड़े हुए थे। इसका मतलब वो काले कपड़े वाला आदमी इनको मार कर चला गया था। अब दोनों ही लोग वापस बोर्डिंग हाउस जाते हैं तो एक आदमी बताता है कि डॉक्टर गुहा वापस आ गए हैं और छत पर खड़े हैं। डॉक्टर गुहा की सच्चाई किसी को भी नहीं पता थी, लेकिन ब्योमकेश उनके बारे में सब कुछ जान चुका था कि उन्होंने ही गजानन और भुवन बाबू को मरवाया है। ब्योमकेश उससे मिलने के लिए छत पर जाता है और उनसे सवाल करने लगता है कि उन्होंने सभी लोगों को क्यों मारा। डॉक्टर गुहा बताता है कि हमें देश की आजादी की लड़ाई में थोड़े बहुत लोगों को कुर्बान करना ही पड़ा और अब तुम मेरे बारे में सब कुछ जानते हो तो मुझे तुम्हें भी मारना ही पड़ेगा, लेकिन इससे बेहतर है कि तुम भी मेरे साथ इस लड़ाई में शामिल हो जाओ क्योंकि हमें तुम्हारे जैसे ही लोगों की जरूरत है। ब्योमकेश उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और खामोश रहता है और उसकी खामोशी ही डॉक्टर गुहा को उसका जवाब दे देती है। जो लड़का क्लिनिक में मरा था उसके जेब से ब्योमकेश को एक पेपर मिला था, लेकिन उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि उसमें जो लाइन बनी है उनका क्या मतलब है। तभी अश्वनी बाबू कमरे में आते हैं और पान का बक्सा मांगने लग जाते हैं क्योंकि उन्हें पान खाने की बहुत तलब लग रही थी। उस तलब को देखकर ब्योमकेश का फिर से दिमाग टनकता है और अब पान मसाले पर ही शक करने लग जाता है क्योंकि जिस तरह से अश्वनी बाबू को पान खाने की तलब लगी थी उससे लग रहा था कि जैसे पान उनके लिए नशा हो। रात होने पर ब्योमकेश खुद ही पान को खा लेता है जिससे कि उसे भी हल्का हल्का नशा होने लग जाता है और उसकी सारी इंद्रियां खुल जाती हैं। तब उसे समझ आता है कि गजानन मरने से पहले कोई यांग गुआंग का नाम ले रहा था और उसे भुवन बनर्जी से नहीं बल्कि किसी और से खतरा था। अब अगले दिन ब्योमकेश पान मसाला और खुद का ब्लड टेस्ट कराने के लिए जाता है तो उसे पता चलता है कि उसके ब्लड टेस्ट में हीरोइन निकला है, लेकिन पान मसाला में कुछ भी नहीं निकला। तब उसे समझ आता है कि भुवन बनर्जी अपने पान में हीरोइन मिलाते थे जिससे कि लोगों को लत लग जाती थी और वो बार बार पान खाने के लिए मांगते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा हीरोइन बनाया था कि वो टेस्ट करने पर पकड़ में नहीं आता था, लेकिन शरीर में जाते ही फुल नशा देता था। अब ब्योमकेश कनाई दाव के पास जाता है क्योंकि उसे अफीम की काफी जानकारी थी। कनाई दाव बताता है कि शहर से अफीम पूरी तरह से गायब हो चुका है और अब कहीं भी माल नहीं मिल रहा है तो मेरा धंधा एकदम बंद पड़ गया है। ब्योमकेश
ब्योमकेश कहता है कि क्या हो अगर एक ऐसा अफीम मिल जाए जो टेस्ट करने पर पता ना चले, लेकिन जब शरीर के अंदर जाए तो पूरा फील दे। कनाईदाओ कहता है कि ऐसा होने पर तो आदमी माला माल हो जाएगा या फिर मारा जाएगा। ब्योमकेश उसे ऐसे लोगों से मिलाने के लिए कहता है जो लोग ऐसी अफीम खरीद सकते हो। कनाईदाओ उसे एक जगह पर लेकर चला जाता है जहाँ सब अफीम के भूखे बसे हुए थे। कनाईदाओ आदमी को लाने के लिए निकल जाता है कि तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और ब्योमकेश और अजीत को पकड़ लेती है। पुलिस भी इसी तहकीकात में लगी हुई थी कि शहर से सारा अफीम कहाँ गायब हो गया है, जिसके चलते ये दोनों ही उनके हाथ लग गए थे। ब्योमकेश पुलिस ऑफिसर को बताता है कि अफीम से ही हीरोइन बनता है और एक भुवन बनर्जी नाम के आदमी ने ऐसा हीरोइन बना लिया था जो कि तब तक पकड़ में नहीं आता था जब तक खून में न मिल जाए। पुलिस ऑफिसर अब यांग वांग के बारे में बताता है कि कुछ सालों पहले वो कलकत्ता में राज करता था, लेकिन ग्रीन गैंग से भिड़ंत होने के बाद वो मारा गया। लेकिन कुछ दिन पहले ही ग्रीन गैंग के ऊपर हमला हुआ और उसका अफीम चुरा लिया गया और हमला करने वाला कोई और नहीं बल्कि यांग वांग था। इसका मतलब है कि वो कभी मरा ही नहीं था और अब तक वो जिंदा है। ब्योमकेश अब सत्यवती से मिलने के लिए जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसे सुकुमार की तरफ से चिट्ठी आई थी, तो वो उसके पास ही चली गई। जो पेपर ब्योमकेश को लड़के के जेब से मिला था वो मैप का एक हिस्सा था और जो लाइंस उसमें बनी हुई थी वो कलकत्ता की गंगा नदी को दर्शाती थी। उसे अब समझ आता है कि सुकुमार, डॉक्टर गुहा और जापानी सब एक दूसरे से मिले हुए हैं और वो नदी से रिलेटेड कुछ प्लान बना रहे हैं और यांग वांग हीरोइन से रिलेटेड कुछ करने वाला है और इन दोनों के ही प्लान्स आपस में मिले हुए हैं, लेकिन किस तरह से वो अभी पता चलना बाकी था। अब ब्योमकेश दोबारा से कनाईदाओ के पास जाता है और उससे ग्रीन गैंग से मिलवाने के लिए कहता है। ग्रीन गैंग का आदमी उन तीनों को ग्रीन गैंग के लीडर के पास ले जाता है। वहाँ ब्योमकेश बताता है कि हमें तुम्हारे अफीम के बारे में पता है और हम दोनों को ही यांग वांग चाहिए, इसलिए दोनों को साथ में मिलकर काम करना चाहिए। लीडर बताता है कि जो मैप में लाइन्स हैं वो सब नदियां हैं और वहीं पर यांग वांग का माल उतरता था और उसको कलकत्ता का हर रूट मालूम था। उन सभी के बातों के बाद ये राज खुलता है कि यांग वांग जापानियों से मिला हुआ है और बसंत पंचमी के दिन जापानी कलकत्ता पर अटैक करने वाले हैं और जो मैप में लाइंस बनी हुई हैं उन्हीं रूट से जापानी आर्मी यहाँ पर आएगी और कलकत्ता फिर से यांग वांग का हो जाएगा। ब्योमकेश को ग्रीन गैंग के लीडर से पता चलता है कि यांग वांग कुछ टाइम पहले ही रंगून से आया है और अंगूरी देवी भी रंगून की ही थी। अब उसे समझ आता है कि अंगूरी देवी यांग वांग की प्रेमिका है और उसके कहने पर ही उसने गजानन को जहर देकर मारा था। वो यांग वांग से इतना प्यार करती थी कि वो उसके लिए कुछ भी कर सकती थी, इसीलिए ब्योमकेश से मिलने पर उसे भी रिझाया करती थी ताकि वो केस से पूरी तरह से भटक जाए। लेकिन ब्योमकेश उसके झांसे में नहीं आता था और अब तो उसे उसकी सारी सच्चाई पता चल गई थी। ब्योमकेश अब पुलिस ऑफिसर विल्की के पास जाता है और उनसे कहता है कि अगर आपको यांग वांग चाहिए तो आपको सुबह 4 बजे कलकत्ता के सारे एयर रेड सायरन्स बजाने होंगे, तभी आपको यांग वांग मिल पाएगा। उसके बाद ब्योमकेश डॉक्टर गुहा, सत्यवती, सुकुमार और जापानी को चिट्ठी भेजकर सभी लोगों को बोर्डिंग हाउस में मिलने के लिए बुला लेता है। चिट्ठी में उसने लिख रखा था कि आप लोग का जो प्लान है वो फेल होने वाला है, ताकि वो लोग ये पढ़कर उसे मिलने के लिए आ जाएं। तभी हमें यहाँ पता चलता है कि कनाईदाओ स्मगलर नहीं बल्कि एक पुलिस ऑफिसर था जो कि यहाँ एक सीक्रेट एजेंट बनकर रह रहा था। अब सभी लोग घर पर आ जाते हैं और सब एक साथ बैठकर मीटिंग शुरू कर देते हैं। ब्योमकेश बताता है कि जितने लोग भी यहाँ मौजूद हैं उन सब के साथ धोखा हुआ है। वो सुकुमार से कहता है कि जो तुम आजादी की लड़ाई लड़ रहे हो वो कोई आजादी की लड़ाई नहीं बल्कि एक ड्रग डील है। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा राज खुलता है कि डॉक्टर अनुकूल गुहा ही यांग वांग हैं। वो अब तक डॉक्टर गुहा बनकर बोर्डिंग हाउस में रह रहे थे ताकि वो भुवन बनर्जी और बाकी सबको अपने प्लान में शामिल कर सकें, लेकिन किसी को भी ये नहीं बताया था कि वो यांग वांग हैं। यांग वांग जापानियों से मिला हुआ था और कलकत्ता में हमला करने के लिए उनकी मदद करने वाला था ताकि जिस तरह से वो कलकत्ता पर पहले राज किया करता था वैसे ही दोबारा राज कर सके। उसने गजानन को प्लान में इसलिए शामिल किया था क्योंकि उसकी एक पॉलिटिकल पार्टी थी, तो वो उसी पार्टी के जरिए पूरे कलकत्ता पर अपनी हुकूमत जताना चाह रहा था। गजानन की जो केमिकल फैक्ट्री थी वो उसी में हीरोइन बनाने वाला था क्योंकि जापानियों से हीरोइन देने की ही डील हुई थी। लेकिन भुवन बनर्जी गजानन को ये सारी बातें बता देता है तो गजानन अपनी फैक्ट्री बंद करवा देता है और इसके लिए ही यांग वांग ने भुवन बनर्जी को मार डाला था क्योंकि उसने उसका काम खराब कर दिया था। कुल मिलाकर अब तक जो भी कत्ल और जो भी सबके प्लान बन रहे थे वो यांग वांग के इशारे पर ही बन रहे थे और अंगूरी देवी ने जो अब तक किया था वो यांग वांग के प्यार के खातिर किया था। और अब
जाकर सबको सब कुछ पता चल चुका था कि ये सारा कांड यांग वांग का है और वो किसी और का नहीं बस अपना ही फायदा चाहता है और बाकी सब उसके इशारे पर नाच रहे थे। ब्योमकेश कहता है कि जो भी तुम्हारा जापानियों के साथ मिलकर अटैक करने का प्लान था वो सब पुलिस को पता चल चुका है, तो बेहतर होगा कि तुम ये अटैक रुकवा दो ताकि यहाँ मौजूद सभी लोगों की सच्चाई सामने ना आए। यांग वांग उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और उन सभी को मारने के लिए तैयार हो जाता है। तभी अंगूरी देवी उसकी तरफ गन तान देती हैं और उसको अटैक रुकवाने को कहती हैं क्योंकि जापानियों ने पहले भी हमला करके उसके शहर को उजाड़ दिया था। अंगूरी देवी यांग वांग से इतना प्यार करती थी कि वो उसकी बातों में आ जाती हैं और अपनी बंदूक नीचे कर देती हैं, लेकिन यांग वांग इतना जालिम था कि उसे बस खुद से ही मतलब था, तब वो उसे बेरहमी से चाकू मारकर खत्म कर देता है। अब तभी वहाँ पर सायरन बजने लग जाते हैं जो कि ब्योमकेश ने पुलिस ऑफिसर को बजाने को कहा था ताकि ये लगे कि पुलिस को जापानियों के सारे रास्ते पता हैं और वो चौकन्ने हो गए हैं। अब वहाँ ग्रीन गैंग के आदमी पहले से ही मौजूद थे और यांग वांग से उनकी पुरानी दुश्मनी थी, इसीलिए वो यांग वांग पर अटैक कर देते हैं। काफी भयंकर तरीके से लड़ाई होने के बाद आखिरकार ग्रीन गैंग के लोग यांग वांग को पकड़ ही लेते हैं और उसे अपने अड्डे पर लेकर चले जाते हैं। अब वहाँ पर सुबह हो जाती है तो चारों ओर लाशों का मेला लगा होता है और हर तरफ खून ही खून नजर आ रहा होता है। इन्हीं सब के बीच ब्योमकेश आराम से नौकर को चाय बनाने को कहता है। ब्योमकेश ने जो सत्यवती से सुकुमार को बचाने का वादा किया था वो अब पूरा हो चुका था और इन्हीं सब के बीच उन दोनों के दिल के तार भी जुड़ गए थे, इसलिए ब्योमकेश बिना देरी किए सत्यवती को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। सत्यवती के दिल में भी ब्योमकेश के लिए प्यार के फूल खिलने लगे थे, तब वो मुस्कुराते हुए उसे शादी के लिए हाँ कर देती है। ग्रीन गैंग ने यांग वांग को पकड़ तो लिया था, लेकिन गैंग के मेंबर में से किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उसे मार सके। इसी बात का फायदा उठाकर यांग वांग उन सभी को एक एक करके मार डालता है और ग्रीन गैंग के मेंबर को भी मौत के घाट उतार देता है और फिर खड़े होकर हंसते हुए ब्योमकेश का नाम लेकर चिल्ला रहा होता है कि तुम मेरी दोस्ती तो नहीं ले पाए तो मेरी दुश्मनी कैसे लोगे। और इस धमकी भरे डायलॉग के बाद मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों मूवी के एंड में हमें ऐसा दिखाया गया है जैसे इसका सेकंड पार्ट भी आएगा और ऐसा होने वाला भी था, लेकिन मेन लीड एक्टर के मौत हो जाने के बाद इस मूवी का सेकंड पार्ट नहीं आ पाया। अब आगे चलकर हो सकता है कि इसका सेकंड पार्ट आए भी, लेकिन हम सुशांत सिंह राजपूत को नहीं देख पाएंगे। सुशांत ने इस फिल्म में काबिल तारीफ एक्टिंग की है और एक जासूस का रोल काफी अच्छे से निभाया है। मैं इस फिल्म के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बस इतना ही बोलूंगा कि आपने अगर अब तक इस मूवी को नहीं देखा है तो इसे जरूर देखें, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि बॉलीवुड में भी अच्छी मूवीज बनती हैं, लेकिन हम लोग अच्छी मूवीज नहीं देखते हैं और फिर जब कुछ हो जाता है तो एक दूसरे को ब्लेम करते हैं। आप समझ ही गए होंगे कि क्या कहना चाह रहा हूं मैं। हाँ, माना कि सुशांत के जाने के बाद लोगों का मूवी देखने का टेस्ट थोड़ा सा बदला है, लेकिन अब भी कई अच्छी मूवीज आती हैं जिसे कोई भी देखना पसंद नहीं करता। मैं उम्मीद करता हूँ कि ऑडियंस अब अच्छे एक्टर्स और अच्छी स्टोरी वाली मूवीज को ही सराहेगी। आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो इसे अमेज़न प्राइम पर देख सकते हैं और मुझे यकीन है कि आपको मूवी जरूर पसंद आएगी। तो ये था एक्सप्लेनेशन डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी का। आपको मूवी और मेरा एक्सप्लेन करना कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही आने वाली वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। आपके लाइक और कमेंट से मुझे और भी वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और नमस्ते।